नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक यानी कानूनी नज़रिया। आज से 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें A to Z बिल के बारे में बताया था। पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज 10 मई 2021 है। हमारे व्यूअर्स ने बहुत सराहा उस वीडियो को और बहुत सारे सवाल हमें भेजे हैं ईमेल के ज़रिए, और कुछ जो हमारे फ्रेंड्स थे बातों बातों में बहुत सारी चर्चा भी की है। तो आज हम उन सवालों का भी जिक्र करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ नई जानकारी, नए पहलू विल से, वसीयत से रिलेटेड आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल जो बड़ा कॉमनली कई लोगों ने पूछा कि क्या विल ओरली हो सकता है और क्या डिफरेंस है रिटेन विल, लिखित विल में और लिखित वसीयत में और ओरल वसीयत में, मौखिक वसीयत में। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं कि मुस्लिम को छोड़ के और किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय में ओरल विल का प्रोविज़न नहीं है। दूसरी बात, हिंदू धर्म में या दूसरे धर्म में केवल जो सैनिक हैं वो, और वो भी खासकर जो एक्चुअल वारफेयर में इन्वॉल्व हैं या किसी एक्सपेडिशन में हैं, चाहे वो आर्मी के हों या नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, उनको उनके लिए एक प्रोविज़न है ओरल विल का, और उनको अटेस्टिंग विटनेसेस और इस तरह की चीज़ों से की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या लैंग्वेज होना चाहिए वसीयत का, तो कानून में कोई इसका प्रोविज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दिया गया है, कोई प्रारूप नहीं दिया गया है कि या किसी लैंग्वेज के बारे में कोई जिक्र नहीं है। बस वसीयत को लेकर इतना ही कहा जाता है कि चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, बस उसमें उसके वसीयतकर्ता का इंटेंशन क्लियर निकल के आना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहता है अपने मरने के बाद। तो एक चीज़ मैं साफ साफ दोबारा कह दे रहा हूँ कि कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। विल फॉर्मल भी लैंग्वेज में हो सकता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी हो सकता है, और मेरी समझ से बेहतर ये है कि विल हमेशा उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे वसीयत करता वाकिफ़ हो और फ्रेंडली हो, और उसमें ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज भी नहीं हो, सिंपल लैंग्वेज में हो जो वो आसानी से समझ सके, और बेसिकली लैंग्वेज बिल्कुल क्लियरली उसका इंटेंशन शो करे टेस्टेटर का, वसीयतकर्ता का, और यही सेक्शन 74 इंडियन सक्सेशन एक्ट की ज़रूरत है। अब एक चीज़ ये दोबारा एक और सवाल पूछा लोगों ने कि क्या विल टाइप्ड होना चाहिए या हैंड रिटेन होना चाहिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर विल हैंड रिटेन है या टाइप्ड है। अगर हैंड रिटेन है तो उसकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है कि उनकी लिखावट ऐसी, टेस्टेटर की या वसीयतकर्ता की लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में आए और लेजिबल हो, क्लियर हो। टाइप्ड होने से ये होता है कि टाइप्ड पढ़ने में उसकी साफ होता है, बट टाइप्ड होने के केस में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो सिंपल लैंग्वेज में हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो, और वसीयतकर्ता उसको समझ सके। एक और सवाल पूछा गया कि क्या कोई स्टैम्प ड्यूटी लगती है विल बनाने में, तो या किसी स्टैम्प पेपर में बनाना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि कोई स्टाम्प ड्यूटी लगती है, स्टाम्प पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेज पे भी बन सकता है विल, उसकी वैलिडिटी उतनी ही होगी जितना वो स्टाम्प पेपर पे होगा। अब मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि विल बनाते वक्त ये जो 10 बातें मैं कह रहा हूँ, जो ये 10 सावधानियाँ बरतने को कह रहा हूँ, ये ज़रूर बरतें, क्योंकि इसके बरतने से जितने भी संदिग्ध अवस्थाएं विल के साथ जुड़ जाती हैं वो सब कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो विल की वैल्यू, सैंक्टिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहला चीज़ क्या है कि विल के ज़रिए जिन जिन प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल होना है, किसी को जाना है, तो उन सारी प्रॉपर्टीज़, वसीयतकर्ता के उन सारी प्रॉपर्टीज़ का और उसकी लायबिलिटी का एक क्लियर कट डिटेल डिस्कशन होना चाहिए विल में, बिल्कुल क्लियर कि किस किस को कौन कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी और प्रॉपर्टी का स्रोत क्या है, प्रॉपर्टी का डिटेल क्या है। तो ये एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए। ये मेरी पहली सलाह है जो सावधानी के रूप में देखें। दूसरी सलाह ये है कि विल, वसीयत बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, साफ साफ शब्दों में लिखाना चाहिए,
जिसका पर्पस केवल इतना है कि वो वसीयतकर्ता के इंटेंशन को साफ साफ दिखाए और जितना संभव हो वो उस वसीयतकर्ता के अपनी मातृभाषा में या उसकी जो भाषा उसे समझ आती है उस भाषा में विल होना चाहिए। तीसरा, कि अगर वसीयतकर्ता अनपढ़ है तो उसको जो विल बनाता है उसके कहने पे वो उसको अटेस्टिंग विटनेसेस की मौजूदगी में उस पूरे विल को पढ़ के समझाए और इससे क्या होगा कि वो वसीयतकर्ता समझ जाएगा कि उसकी बातों को सही सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। चौथी बात, कि अगर विल में कोई अनयूजुअल थिंग है या अननेचुरल थिंग है तो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। इससे मेरा मतलब यहाँ कहने से ये है कि अगर विल में किसी व्यक्ति के, मान लो किसी व्यक्ति के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी को वो एक्सक्लूड कर रहा है और एक से ज़्यादा बच्चों को एक्सक्लूड कर रहा है या एक बच्चे को, तो उसका वो क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दे, उसकी वजह दे दे, तो इससे विल की सैंक्टिटी बढ़ जाती है। पांचवी चीज़ ये है कि अगर एक रेसिड्यूअरी क्लॉज होना चाहिए कि उन प्रॉपर्टीज़ को जो विल बनाने के बाद वो एक्वायर करता है वो वसीयतकर्ता, तो उस प्रॉपर्टीज़ का वो कैसे डिस्पोज करना चाहता है। छठी चीज़ ये है कि ज़्यादातर विल लोग अपने एडवांस एज में बनाते हैं, तो अगर कोई डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या कोई डॉक्टर रेगुलरली वसीयतकर्ता को चेक कर रहा है, हेल्थ चेकअप कर रहा है, तो उसको विटनेस बनाइए या किसी डॉक्टर से मेंटल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसका भी वो जिक्र कर दीजिए उस विल में, जिससे क्या हो कि कल होकर ये अगर डाउट कोई क्रिएट करना चाहता है कि जिस दिन वसीयतकर्ता ने विल किया वो मेंटली बेटर कंडीशन में नहीं था, विल करने की कंडीशन में नहीं था, तो इसको डिस्पेल किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वसीयत का, वो है उसका अटेस्टिंग विटनेस। क्योंकि कानून में एक प्रोविज़न है स्पेसिफिक सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट का कि इस तरीके से अटैच्ड होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए और वो विटनेस की मौजूदगी में वसीयतकर्ता साइन करे और फिर जो विटनेस हैं वो भी आपस में एक दूसरे की मौजूदगी में साइन करें। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अटेस्टिंग विटनेस के सामने ये साइन हुआ है और उसने, वसीयतकर्ता ने भी उसके सामने साइन किया है और वसीयतकर्ता ने अपना इंटेंशन बता दिया है टेस्टिंग विटनेस को कि देखो ये मैं विल बना रहा हूँ। हालांकि वो चाहे तो उसके डिटेल को ना बताए, बट ये बताए कि ये जिस कागज़ पे आप साइन कर रहे हैं वो उसका विल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10वां पॉइंट ये है कि विल को रजिस्टर कराइए। हालांकि कानून में ये आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि विल का रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अगर विल रजिस्टर होता है तो उसकी वैलिडिटी, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये 10 सावधानियां मैं बरतने को कह रहा हूँ विल को तैयार करने के संदर्भ में, जो आप ज़रूर बरतें, जिससे विल को कल होकर, चूँकि आप सभी जानते हैं कि विल का जब जुडिशियल और लीगल स्क्रूटनी होगा, जब ये कोर्ट में प्रोबेट के लिए जाएगा, तो वहाँ पे उसका दूसरी पार्टी जो अपोज करने वाली होगी वो उसका लीगल स्क्रूटनी करेगी और जैसा आप जुडिशियल स्क्रूटनी करेंगे तो उसमें जो भी संदेहात्मक वस्तु होगा या पहलू होगा वो आपके लिए खिलाफ जो बेनिफिशियरी को दिक्कत करेगा बिल को प्रोवाइड कराने में। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी रिसेंटली एक मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था, जो लेटेस्ट जजमेंट भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, जो संदिग्ध हालात होते हैं विल से रिलेटेड, उनका क्युमुलेटिव इफेक्ट को देखते हुए जो विल का प्रोबेट की पिटीशन थी उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी डिसमिस किया था, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और बहुत एक बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप किया क्युमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का। इस केस में लेफ्टिनेंट कर्नल DS मामिक एक प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में, और उनके एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। फिर बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी का एक ग्राउंड फ्लोर वो अपनी एक बेटी को दे देते हैं, छोटी बेटी को, और उसको गिफ्ट कर देते हैं और बचे हुए पोर्शन को अपनी वाइफ के फेवर में विल कर देते हैं, वसीयत कर देते हैं। बाद में उनकी वाइफ 2003 में वसीयत कर देती है, एक वसीयत बनाती है जो
केवल छोटी बेटी को वो बची हुई प्रॉपर्टी दे देती है। तो बाद में जब वो प्रोबेट के लिए जाती है, इस केस का नाम है कविता कंवर वर्सेस मिसेस पामेला मेहता, और इसमें सिविल अपील नंबर है 3688 ऑफ 2017। इसमें डिवीज़न बेंच की जजमेंट है, जिसमें जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच थी, और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ये जजमेंट लिखा है 19 मई 2020 को। इसमें ट्रायल कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी, दोनों ने जो प्रोबेट पिटीशन था उसको डिसमिस करे। तो पहले ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया और हाई कोर्ट ने उसको इन्फॉर्म किया कि बहुत सारे इसमें संदेहात्मक पहलू हैं और हालात हैं जिसकी वजह से विल ये नहीं दिखाता कि ये वसीयतकर्ता की अंतिम विल है और वो उसका इंटेंशन था उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना। तो इस विल में 3 पेजेस थे। इसमें पहला पेज में भी हैंड रिटेन था और लास्ट पेज भी हैंड रिटेन था, केवल पेज नंबर 2 जो था वो टाइप था। तो इस चीज़ को भी कोर्ट ने थोड़ा सा सस्पिशियस लिया कि, और जो 3rd पेज में जो हैंड रिटेन था उसमें कुछ ऐसे पहलू थे जो क्लियर नहीं थे, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो क्लियर नहीं थी, तो उसको भी लिया। दूसरी बात की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो ये कि देर बहुत सारे, अगर हम इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखें तो अगर केवल इंडिविजुअल फैक्टर्स को लें तो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है विल की सैंक्टिटी को चैलेंज करने का, विल की सैंक्टिटी को डाउट करने का। लेकिन अगर उन सभी इंडिविजुअल सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को का कुमुलेटिव इफेक्ट देखें तो क्या ये इतना कॉन्फिडेंस देता है जज में कि वो ये डिसाइड कर सके कि विल जेन्युइन था। जैसे कि मान लो इसमें जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस था जिसका जिक्र कोर्ट ने किया, पहला कि जो लीगेटी थी, जो बेनिफिशियरी थी वो कविता कंवर, उसने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था विल को एग्जीक्यूट कराने में, विल को बनाने में। दूसरा कि उसमें जो विटनेस थे वो उसकी सगी बहन का बेटा था, उसकी बेटी की ससुराल वाली फैमिली से था। तीसरा कि जो प्रॉपर्टी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। चौथा कि जो बहुत सारी चीज़ें वेग थी और प्रिंटेड भी था, हैंड रिटेन भी था। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम इंडिविजुअली इन सब सर्कमस्टांसेस को देखें तो शायद हम ये नहीं कह सकते कि विल डाउटफुल है, लेकिन अगर इतने सारे सर्कमस्टांसेस हैं, और जहाँ की एक सबसे बड़ी पहलू जो कोर्ट बार बार कह रही थी कि वो ये कि जो टेस्टेटर थी वो उसका अपने और बच्चों से बड़ा कॉर्डियल रिलेशन था। तो जब इतना कॉर्डियल रिलेशन था और कविता कंवर को पहले ही एक फ्लोर दिया जा चुका हुआ है, तो फिर उस दूसरे बच्चों को नहीं देना और उसी को दे देना, ये बड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता था कि विल प्रॉपरली नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि फ्रॉड का और मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कोअर्सन हो, तो इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी को दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं देंगे। और कोर्ट ने इसमें यही जो मेन अप्रोच था कोर्ट का, वो ये था कि प्रूडेंट मैन अप्रोच की। इतने सर्कमस्टांसेस को देखकर क्या कोई प्रूडेंट मैन ये बिलीव करेगा कि ये विल सही तरीके से बना हुआ है और जो वसीयत करता है उसकी पूरी इंटेंशन थी कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ को अपने बाद ऐसे ही डिस्पोज ऑफ करे। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो प्रोपाउंडर ऑफ बिल है कविता कंवर, वो उसने इन सब डाउट्स को कोर्ट के दिमाग में जो था वो क्लियर नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपील को भी डिसमिस कर दिया। इस तरीके से प्रोबेट पिटीशन जो कविता कंवर ने फाइल किया था वो ट्रायल कोर्ट ने भी डिसमिस किया, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस किया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस केस को जिक्र करने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि जो विल बनाए वो उसको जितने भी शॉर्टकमिंग है या त्रुटि है वो उसको सेफगार्ड करें आज की डेट में, जिससे कि कल होकर अगर विल कोर्ट में चैलेंज भी हो तो कोर्ट को एक प्रूडेंट मैन अप्रोच से लगे कि ये वसीयतकर्ता का एक्चुअल इंटेंशन इस विल के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज करने का था, और जिस तरीके से विल में लिखा हुआ है वो उसका इंटेंशन था। तो इस जजमेंट के ज़रिए जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ या जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रभाव में तब आता है जब बनाने वाले विल को बनाने वाला वसीयतकर्ता की डेथ हो जाती है। तो चूंकि वो वहाँ होता नहीं है अपनी इच्छा को बताने के लिए, तो उसके इच्छा पत्र से ही जो निकल के आता है, वसीयत से ही जो निकल के आता है, कोर्ट उन चीज़ों को कंसीडर करती है। तो उसमें जो छोटी छोटी पिटफॉल्स हैं,
चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो या टेस्टिंग विटनेस से रिलेटेड हो, इसको कवर करके अगर बनाया जाए तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि कोर्ट उसको उस तरीके से ही स्वीकार कर ले। आपको आपके दिमाग में या आपके विचार से कोई कोई सवाल है या आपकी कोई कमेंट है तो ज़रूर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना विचार शेयर करें, और कोई सवाल है तो उसके बारे में लिखें। हम अगले वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि प्रोबेट क्यों ज़रूरी है या क्यों नहीं ज़रूरी है अलग अलग प्रदेशों में, और कहाँ कहाँ भारत के किस हिस्से में उसका ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और किस हिस्से में मैंडेटरी नहीं है। तो इन सब का भी जिक्र करेंगे, उस जजमेंट्स भी बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट पे भी जिक्र करेंगे, जिससे कि हम एक ऑल राउंड व्यू, बातों बातों में सारी बातों की चर्चा कर दें, जिससे कि आपको एक ओवरऑल व्यू बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए वसीयत से संबंधित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो को देखा और साथ दिया, और आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने कमेंट को ज़रूर लिखें। ये मुझे नई नई चीज़ों जानने का मौका मिलता है, नए तरीके से सोचने का मौका मिलता है किसी भी विषय पे। धन्यवाद, नमस्कार।